नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जहां 2022 में विधानसभा का चुनाव होना निश्चित है और वहां सभी राजनीतिक दल सभी जातियों को अलग अलग जातियों को वे लोग साधने में लगे हैं। तो ये हम बात करेंगे जिस प्रकार से मायावती ने फिर से एक बार दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करने का जो उन्होंने निश्चय किया है, वहाँ की इसमें राजनीति में एक प्रकार से भूचाल आ गया है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायावती फिर से ब्राह्मण वोट को पा सकेगी, क्या ब्राह्मण वोट भाजपा से छिटक जाएगा। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना कमेंट करें। अगर आप कुछ आपके मन में भी कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है उसमें कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें। और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम अगर बात करें यूपी की, तभी वर्तमान में वहाँ पर योगी जी की सरकार चल रही है भाजपा की और लगभग 312 विधायक अभी उनके साथ में हैं और पूर्ण बहुमत के साथ बहुत मजबूती के साथ योगी जी वहाँ सरकार चला रहे हैं। और अभी ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जो 2017 में जो वोट बैंक थी वो ओबीसी, ब्राह्मण, सवर्ण ये सभी जातियों का वोट, यहाँ तक कि यादव वोट भी यूपी में योगी जी को यानी कि भाजपा को मिला था, जिसके कारण भाजपा वहाँ बहुत बड़ी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी की थी और आज मजबूती के साथ वो सरकार चला रही है। तब वहीं मायावती में जो बसपा की जो नेत्री है वह पुनः एक बार जिस प्रकार से 2007 में उसका एक सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने वहाँ पर अपनाया था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिमों को साधने की कोशिश की थी और बहुत हद तक उसमें उनमें सफलता मिली थी। उसी समीकरण को फिर से एक बार साधने के लिए मायावती ने यह घोषणा की है कि वह फिर से ब्राह्मणों का सम्मेलन करेंगे। दोस्तों अगर हम वहाँ पर जातियों का समीकरण देखें यूपी में, तो जो मोटा मोटी जो पता चलता है दोस्तों, तो वहाँ ओबीसी की जो जाति है दोस्तों वो लगभग 52% के आसपास होता है। 52% में ही जादव को अगर हम ये करें माइनस करें तो जादव वहाँ पर लगभग 10 से 12% के आसपास जादव वोट होता है। हालांकि दोस्तों वोट की जाति के आधार पर यह गणना करना या एग्जैक्ट फिगर बताना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक दल अपने बयानों में, अपने लेखों में सब जो बातें करते हैं, बताते हैं, उसके आधार पर अगर हम विश्वास करें, उसके आधार पर ही हम रिपोर्ट बता रहे हैं कि वहाँ पर जो 52% ओबीसी, उनमें से 12% के आसपास वहाँ पर जादव हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं जिसमें लगभग 79 जातियाँ हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो ओबीसी में ही कुर्मी जो आते हैं वो उनकी संख्या भी लगभग 8% के आसपास, इसमें पटेल भी है, कुर्मी भी होते हैं। जाट 5% के आसपास होती है। मल्लाह जो है वहाँ पर 4% के है। विश्वकर्मा जो है 2% है और अन्य लगभग 7 से 10% के आसपास वहाँ पर इनकी जातियाँ होती है दोस्तों। इस तरह का हम देखें तो वहाँ पर ओबीसी जो है एक बड़ी संख्या में वहाँ पर निवास करते हैं, उनकी वोट बैंक में काफ़ी योगदान है। हालांकि वहाँ पर ओबीसी की बहुत सारी जातियाँ हैं दोस्तों। अगर हम वहीं पर सवर्ण जाति की बात करें दोस्तों, तो सवर्ण जाति की लगभग वहाँ 20% के आसपास वोट बैंक है, जिसमें से ब्राह्मण वोट बैंक कहा जाता है दोस्तों 10% के आसपास है। तो वहाँ पर राजपूतों का वोट जो है दोस्तों, ब्राह्मणों का वोट जो 8 से 10% के आसपास है। तो ये ब्राह्मणों का वोट, राजपूतों का वोट जो है 5 से 6% हैं। तो वहाँ अन्य जो जातियाँ वो 3 से 4% के आसपास वहाँ पर सवर्ण जाति के वोट बैंक है दोस्तों। वहीं पर अगर हम बात करें दलितों की, तो दलित समुदाय का जो वोट बैंक है दोस्तों वहाँ पर 25% के आसपास है और मुस्लिमों का वोट बैंक जो है दोस्तों वो 18% के आसपास है। वहीं अगर 2017 की हम विधानसभा चुनाव की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर बीजेपी को ओबीसी का वोट पूरी तरह से वहाँ मिला था। जादव का भी लगभग 27% वोट, अगर वहाँ पर जो जादव जो 12% हैं उसे लगभग 27% वोट वहाँ पर आपको
भाजपा को मिला था दोस्तों, तभी जाकर भाजपा एक बड़ी दल के रूप में उभरा था। अगर हम 2007 की बात करें दोस्तों, तो 2007 में भाजपा वहाँ बहुत कमज़ोर थी, और विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो भाजपा वहाँ पर चौथे स्थान पर हुआ करती थी। और उस वक्त उसके जो वोट बैंक थे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत, तो राजपूत उनके साथ हमेशा रहे, सवर्ण हमेशा उनके साथ रहे हैं, लेकिन ओबीसी वोट जो है दोस्तों वो उनके साथ खिसक चुका था। ब्राह्मण वोट भी उनके साथ खिसक करके मायावती के साथ चले गए थे, और मायावती दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट लेकर के वो कहीं ना कहीं सत्ता में वो आ गई थी। हालांकि मायावती को ओबीसी का वोट जो है दोस्तों वो नहीं के बराबर मिलता है। ये वोट बैंक जो है सपा समाजवादी पार्टी के साथ ही जाता है। लेकिन 2017 के बाद या 2014 के बाद बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद ओबीसी वोट बैंक का एक जो मुफ्त वोट बैंक है वो पूरी तरीके से भाजपा को मिलता है, और सवर्ण जाति का जो वोट है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, राजपूत का हो, कायस्थ का हो, और अन्य जातियों का जो सवर्ण जाति है, इनका भी वोट बैंक जो है दोस्तों पूरी तरीके से भाजपा लेने में समर्थ होती है दोस्तों। वही अगर हम बात करें दोस्तों 2017 के असेंबली इलेक्शन में, तो भाजपा को जो 312 सीटें मिली है, 312 सीटों में से 58 सीट जो है एमएलए जो हैं वो उनके ब्राह्मण समुदाय से जीत कर आए हैं, और उनमें से 9 मंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। कई विधानसभा में ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि ब्राह्मणों का वोट बैंक वहाँ 20% से अधिक है। इसीलिए हर राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे के सारे दल अभी वहाँ ब्राह्मण, ओबीसी, दलित या मुस्लिम को लेकर के वहाँ पर राजनीति कर जा रही है। जहाँ समाजवादी पार्टी ओबीसी, दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और अपना दलित को लेकर के, और मुसलमान को लेकर के वो जहाँ उनको साधने में लगी हुई है, तो वहीं मायावती जी जो है वो दलित और मुस्लिम और ब्राह्मण के समीकरण बनाने के लिए कोशिश कर रही है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस का भी एक समय था कि वहाँ पर ब्राह्मणों में, उन मुस्लिमों में उनके अच्छी खासी पकड़ होती थी, जिसका नतीजा था कि कांग्रेस वहाँ पर बहुत सालों तक वहाँ पर शासन की थी। और अगर हम बात करें दोस्तों कांग्रेस के वहाँ पर, तो कांग्रेस ने वहाँ पर 6 सीएम दिए हैं, और 6 के 6 सीएम ब्राह्मण समुदाय से कांग्रेस ने देने का काम किया था। तो अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें दोस्तों, तो 2012 में समाजवादी पार्टी की 21 ब्राह्मण एमएलए जीत कर आए थे। अगर वहीं हम 2007 में बीएसपी की बात करें दोस्तों, तो बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दी थी, उनमें से 41 जीत करके आए थे, और उसके प्रमुख जो थे सतीश चंद्र मिश्रा जी थे। 2007-2012 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने एक सबक ली, और उसके बाद वो अपने ओबीसी वोट बैंक को, ब्राह्मण वोट को, और जो उनका सवर्ण वोट बैंक है दोस्तों, उनको वो साधने में कोशिश की, और उस पर वो बहुत हद तक सफल भी हो गए दोस्तों। अगर हम देखें वहाँ पर दोस्तों सवर्ण वोट में जहाँ ब्राह्मण का वोट बैंक 10% के आसपास है, तो ठाकुरों का वोट बैंक जो है 5 से 8% के आसपास है दोस्तों। इन दोनों ही में भी कहा जाता है एक प्रकार से कि ब्राह्मण वोट अभी भाजपा से नाराज़ है। हालांकि ब्राह्मणों के वहाँ पर अगर नेताओं की अगर बात करें, तो उसमें कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो मोदी जी को पसंद करते हैं, योगी जी को पसंद करते हैं, और पुनः वे योगी जी और भाजपा के साथ ही जाना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ एक एजेंडा चला करके ब्राह्मण वोट को भाजपा से अलग करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात है मायावती जी की, कि उन्होंने जो ब्राह्मण सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है, अगर इसके पीछे की राजनीति को हम देखें, तो मायावती जी ब्राह्मण वोट के सहारे मुस्लिम वोट को एक मुश्त समाजवादी पार्टी से छीन करके अपनी ओर लाना चाह रही है। क्योंकि मुस्लिम वोट भाजपा को वोट ज़्यादा नहीं देते हैं दोस्तों, बहुत कम प्रतिशत में वे लोग भाजपा को वोट देते हैं। और वहाँ अभी जो मुसलमान वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कुछ मायावती जी के साथ में है। मायावती जी फिर से एक बार सोशल इंजीनियरिंग का एक प्रकार से शिगुफा छेड़कर उन्होंने ब्राह्मण वोट का जो सम्मेलन कराने का जो निर्णय लिया है,
इसके सहारे कहीं ना कहीं उनका टारगेट मुस्लिम वोटरों पर है। वो मुस्लिम वोटरों को कन्विंस करना चाहती है कि ब्राह्मण वोट अगर मेरे साथ आ जाएगा तो दलित वोट जो 25% है वो मेरे साथ इंटैक्ट है। ब्राह्मण वोट अगर 10% आ जाता है तो हम भाजपा को यहाँ पर हरा सकते हैं। और जब कोई भी राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे भारत में भी देखा जा रहा है दोस्तों, जिस प्रकार से एक सिनेरियो, एक समीकरण बना हुआ है, मुस्लिम मतदाता उसी पार्टी को वोट करते हैं जो भाजपा को हराने में सक्षम है। और मायावती कहीं न कहीं यह संदेश देना चाहती है कि भाजपा को अगर कोई अभी हराने में सक्षम है तो वो मायावती है, क्योंकि इसके साथ 25% दलित समुदाय का वोट बैंक है। तो वहीं ब्राह्मणों को वोट फिर से एक बार या वापस अपने साथ लाने में सक्षम हो जाएगी। तो मुस्लिम वोट मजबूर होकर के मायावती के साथ आएंगी। और मायावती की नज़र कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को टारगेट करते हुए उनका मेन टारगेट जो है वो मुस्लिम वोटों पर है, ताकि वो ओवैसी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ न जाए। हालांकि दोस्तों 2007 या 2012 की भाजपा की बात नहीं है। भाजपा अभी वहाँ बहुत मजबूत दल के रूप में है और भाजपा से ब्राह्मण वोट या ओबीसी वोट या अगड़ी जाति का वोट को छीनना नामुमकिन सा नज़र आता है दोस्तों। अभी अगर हम देखें दोस्तों तो भाजपा ने जो केंद्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसमें 15 नए मंत्री यूपी से बनाए गए हैं और उन्होंने हर जाति को वहाँ पर साधने का काम किया है। उन्होंने जहाँ ब्राह्मणों को स्थान दिया है तो ओबीसी को भी स्थान दिया है, निषाद को भी जगह दिया है, पटेल से भी लाया, जिसका पटेल में बहुत पकड़ है तो अनुप्रिया पटेल को वहाँ पर लाया है, कुर्मी समुदाय से लाया है। तो हर समुदाय को उन्होंने वहाँ पर अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि मोदी जी ने अपने मंत्री परिषद में फेरबदल किया है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों यूपी विधानसभा की असेंबली में, तो जहां अगर ठाकुर, जहां योगी जी जो ठाकुर है, हालांकि योगी जी को अब ठाकुर नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, राजपूत या उसको किसी जाति में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति जब योगी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो वो किसी पंथ, संप्रदाय या धर्म के नहीं रह जाते हैं, वो एक सन्यासी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं और सनातनी धर्म के हो जाते हैं दोस्तों। अतः उनको अब ठाकुर कहना थोड़ा सा योगी जी के साथ अन्याय होगा दोस्तों। फिर भी उनके साथ एक अपना पिछड़े खानदान के साथ जो जुड़ा हुआ, जहाँ से उनका जन्म है, इसे लोग उनको ठाकुर कह ही देते हैं। हालांकि वो अब ठाकुर कम, सन्यासी ज़्यादा है, सनातनी धर्म से वो ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर योगी जी को अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों, तो वहीं पर ब्राह्मण से दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ओबीसी से मौर्या जी को वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों। इससे भी अगर ब्राह्मण नाराज़ नहीं हो, जिसके कारण वहाँ के जो मुख्य सचिव थे दोस्तों, वहाँ पर उनको एक ब्राह्मण को वहाँ पर मुख्य सचिव बनाया, जो अनूप चंद्र पांडे जी को वहाँ पर भाजपा ने मुख्य सचिव का पद दिया। जब अनूप चंद्र पांडे रिटायर कर गए तो उसके स्थान पर आर.के. तिवारी जी को मुख्य सचिव बनाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट को खुश करने की या साधने के, अपने साथ रखने की भाजपा भरपूर प्रयास वहाँ पर की है। वहीं पर डीजीपी की बात करें तो योगी जी की सरकार में अभी वहाँ का डीजीपी जो है वो भी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं और हितेश चंद्र अवस्थी वहाँ के डीजीपी हैं दोस्तों। अतः दोस्तों इस बार जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो है ओबीसी और मुस्लिम वोट को साधने में लगी हुई है, तो वहाँ पर जो ओबीसी वोट बैंक है वो उनके साथ यादव को छोड़कर बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि जो यादव वोट में अगर जो समाजवादी पार्टी का एक मुश्त जो पकड़ हुआ होता था दोस्तों, अब वो पकड़ उनका वहाँ पर उतना नहीं रह गया है दोस्तों। अगर हम देखें जो यादव वोट जो एसपी को कितना मिलता था, तो 2014 के चुनाव में दोस्तों भाजपा को वहाँ पर लगभग 27%, जो ये 10% के आसपास ओबीसी यादव वोट हैं, उनमें से 27% वोट भाजपा को मिला था। वहीं अगर हम 2007 की बात करें तो एसपी को यादव वोट 72% मिला था। तो वहीं 2009 की बात करें तो 73% मिला था, 2012 की बात करें तो 66% मिला था और 2014 में 53% मिला था। यानी कहीं ना कहीं भाजपा एसपी की जो यादव वोट बैंक में जो पकड़ थी उसको तोड़ने में काफ़ी हद तक सफल हो गया है दोस्तों।
और इसको देख करके ऐसा लगता है दोस्तों कि भाजपा वहाँ पर ज़्यादा वोट में भी अपनी पैठ बना चुकी है। दूसरी बात, वहाँ जो पटेल और कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है 7%, वो पूरी तरीके से भी भाजपा के साथ है। और कहा जाता है कि पटेल और कुर्मी समाज का जो पकड़ है यूपी के 16 जिलों में बहुत ज़्यादा पकड़ है, 12% तक उनकी पकड़, तो जिसमें मिर्ज़ापुर आता है, सोनभद्र है, बरेली है, उन्नाव है, जालौन है, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, इलाहाबाद है, सीतापुर है, बराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है और बस्ती जो ऐसे ज़िले हैं, इन ज़िलों में पटेल और कुर्मी समुदाय के वोट है। और इसके लिए अभी अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है उसको मंत्री बनाया गया है केंद्र में दोस्तों, को साधने की कोशिश की गई है भाजपा की तरफ से दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम बात करें दोस्तों कि अभी जो वहाँ पर अति पिछड़ी जातियाँ हैं जो अभी तक ओबीसी में वहाँ पर हैं और इनको शामिल करके वहाँ पर अभी ओबीसी की जो जातियाँ हैं वो 66 जातियाँ हैं दोस्तों, सॉरी ओबीसी की जातियाँ हैं दोस्तों वो 79 जातियाँ हैं, लगभग 79 जातियाँ हैं वहाँ पर ओबीसी को। लेकिन अभी योगी सरकार जी ने अति पिछड़ी जातियों को 17 अति पिछड़ी जातियाँ जिनको अनुसूचित जाति यानी कि दलित समुदाय एससी में समुदाय करने की एक आदेश जारी कर दिया है। और इनकी जनसंख्या बताया जाता है दोस्तों कि 13% के आसपास है। और इनमें जो जातियाँ है वो कहार है, कश्यप है, केवट है, मलाह है, निषाद है, कुम्हार है, प्रजापति है, धीवर है, बिंद है, भर है, राजभर है, धीमर है, बाथम है, तुरहा है, तो गोजिया या गोरिया को है दोस्तों, गोड़िया है, मांझी है, मछुआरा है। इन 13 जातियों को योगी सरकार ने अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का आदेश दिया है। और इस तरह से देखा जा रहा है कि इस जातियों को साधने के लिए भी योगी जी ने कदम उठा दिया है। हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों तो मुलायम सिंह यादव जी ने भी 2005 में इन 13 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के एक आदेश जारी किया था, लेकिन इसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया गया था। उसके बाद जब 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो इन जातियों को एससी में यानी कि दलित समुदाय में शामिल करने की जो उनका ये था उसको रद्द कर दिया था और उसको ये कर दिया था। उसके बाद जब मुलायम सिंह जी की बेटे सत्ता में आए 2012 में आए तो फिर उन्होंने भी इन 13 जातियों को एससी में समुदाय में शामिल करने के लिए एक आदेश जारी किया था। और उस वक्त मनमोहन जी की सरकार के पास उसको भेजा था, लेकिन मनमोहन जी की सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई उसके बारे में कोई निर्णय ही नहीं लिया या देखा ही नहीं उस मामले को। उसके बाद फिर से जब वो लटक गया वो मामला तो फिर से 2017 में उसको योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से योगी जी ने उसको पास करके भेजा है। चूँकि अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो योगी जी ने जो आदेश पारित किया है कि इन जातियों को एससी में शामिल कर लिया जाए, मुझे लगता है कि इसको एससी में शामिल कर लिया जाएगा। अगर इन जातियों को एससी में शामिल कर लिया जाएगा जिनकी प्रतिशत लगभग 13% के आसपास है दोस्तों, तो वहीं ओबीसी जाति में कुछ कमी आएगी। जातियों की जो 79 जातियां हैं उस पर वो 62 बच जाएंगी। तो वहीं जो इनकी जातियां जो दलित समुदाय की जातियां जो 66 जातियां हैं उसमें 17 जोड़ने से ये 83 जातियां हो जाएंगी और इनके वोट प्रतिशत भी बढ़ जाएंगे, 25% से लेकर के ये 38% तक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ओबीसी के बराबर के आसपास ये आ जाएंगे। तो वह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि 2022 के चुनाव में ये ब्राह्मण समाज या ओबीसी समाज या यादव या ये 13 जातियां जिनको एससी में शामिल करने का आदेश पारित किया गया है ये किसके साथ जाएंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को यूपी में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि ब्राह्मण किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहे हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ रहे हैं तो कभी समाजवादी बसपा के साथ भी गए, समाजवादी पार्टी के साथ भी गए हैं, भाजपा के साथ भी गए हैं, लेकिन अब वो भाजपा के साथ मजबूती के साथ हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जातियाँ जो होते हैं दोस्तों वो पढ़ी लिखी होते हैं
और वो बहुत समझदार समुदाय के लोग होते हैं। वो किसी के झुनझुना से या बहकावे में आने वाले नहीं होते हैं। जब तक मोदी जी नहीं थे, जब तक राष्ट्रवाद की एक प्रकार का फीलिंग लोगों तक नहीं था, ये भले दूसरे जातियों में चले जाते, दूसरे पार्टियों में चले जाते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की, हिंदू की और हिंदुस्तानी की, भारत की बात चली है दोस्तों, इसमें जो ओबीसी है, चाहे अगड़ी जाति के वोट बैंक है, वो पूरी तरीके से भाजपा के साथ इंटैक्ट है, बनी हुई है। और मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में ये भाजपा से नहीं कटेंगे। हालांकि अभी भाजपा ने कई ब्राह्मण नेताओं को, कांग्रेस से जितिन प्रसाद वगैरह को ये तोड़ करके अपने में शामिल कर लिए हैं। जो कल तक भाजपा के खिलाफ ये लोग ब्राह्मणों को एकजुट करते थे, अब उनको एकजुट करने वाला कोई नेता ही विपक्ष में नहीं बचा है दोस्तों देखना दिलचस्प होगा। अगर इस पर किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं उसकी जानकारी लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगा। और आपसे निवेदन होगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।